कि हम लोग कभी कभी अपने को बड़ा ठगा महसूस करते हैं कि हम लोग इस विभाग में नौकरी कर रहे हैं जहां पर कोई नियम कानून है ही नहीं, हम लोग मर्जी पर हो गए। स्टाफ तो भाई हम लोग नौकर हैं, आप जहां भेजोगे मैं जाऊंगा, लेकिन अभिभावकों और बच्चों पर कोई सरकार का प्रेशर नहीं है। आज इतने बड़े पैमाने पर जब विद्यालय बंद किए गए तो ये बच्चे जब विद्यालय में नहीं, तो सरकारी हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं इसमें इस महीने के अंत में देखना इतनी ज़्यादा गिरावट आएगी जिसकी सरकार ने कल्पना नहीं की होगी। हमारा सवाल ये है, अगर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं उसको भी मुखिया की आवश्यकता होती है, और किसी परिवार में अगर 4 सदस्य हैं उसको भी मुखिया की आवश्यकता है। तो विद्यालयों को हेडमास्टर भी नहीं करना चाहिए। इसमें ग्रामीण अंचलों पर सरकार के प्रति बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है, जिसका फीडबैक माननीय विधायक, सांसद ये सभी लोग दे रहे होंगे। जिनके बच्चे आज शिक्षा से वंचित हो जाएंगे वो सरकार के गुणगान नहीं करेंगे। आप लोगों से कोई फीडबैक लिया गया? अगर बेसिक स्कूलों की पेयरिंग की जाए, आप लोगों की क्या कोई राय ली गई विभागीय अधिकारियों द्वारा, या डायरेक्ट एक आदेश आ गया? नहीं, वो जमाना तो अब चले गए। पहले जो है बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक होती थी प्रतिवर्ष, उसमें हमारे प्रांतीय नेतृत्व के अध्यक्ष उसमें होते थे। जो शिक्षा हित में तय होता था वो लागू होता था। यूपी के बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के मामले में हाईकोर्ट से आज बड़ा आदेश आया है। हाईकोर्ट ने बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सभी को खारिज कर दिया है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और सीतापुर जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित जी से, जो हाईकोर्ट का ये फैसला आज आया है, अब उनका अगला कदम क्या होगा। दीक्षित जी, आज हाईकोर्ट ने जो है जितनी भी याचिकाएं थी बेसिक स्कूलों की पेयरिंग के खिलाफ दायर की गई थी सभी को खारिज कर दिया, यानी कि उन्होंने सरकार को सही ठहराया है। उनका कहना है हाईकोर्ट का जो बेसिक स्कूल की पेयरिंग का आदेश है सरकार का वो सही है। अब आप लोग क्या प्लान बनाए हैं? आपका एक जो है विरोध प्रदर्शन और धरना भी होना है 8 तारीख को, क्या वो जारी रखेंगे? देखिए, जो हाई कोर्ट में अपील की गई थी वो कोई संगठन के द्वारा नहीं की गई थी। अभिभावक गए, बच्चे गए, क्या दलील वहाँ दी, और न्यायालय जो है वो साक्ष्य के आधार पर डिसीजन देता है। हमारा कार्यक्रम शासनादेश में जो विसंगति थी उसकी हम लोगों ने समीक्षा की, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बात की, और उसमें जो खामियां थीं उस पर हम लोगों ने वार्ता की। जब निर्णय नहीं हुआ तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसमें जो समस्याएं आ रही हैं और ये जो विद्यालय हमारे बंद किए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं जो हमारे ग्रामीण स्तरों पर जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वो प्राइवेट विद्यालयों में एफर्ट नहीं कर सकते, वो बच्चे हमारे पढ़ने आते, तो उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। इस संदर्भ में हमने जब वार्ता की कि शासनादेश अगर आया है, जिस विद्यालय में बच्चे नहीं हैं वहाँ बंद कर रहे हैं तो बात समझ में आती है कुछ, लेकिन शासनादेश में कोई भी छात्र का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए विरोध था कि हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध भी किया कि आप प्रदेश स्तर पर एक गाइडलाइन तैयार करो कि कम से कम प्रदेश में जब हमारा मुख्यमंत्री एक है, हमारा विभाग एक है, तो 75 जनपदों में अलग अलग छात्रों का मानक क्यों लिया जा रहा है। तो इससे तो ये हो रहा है कि हमारे अधिकारियों की मनमानी से जिस जनपद में जो छात्र संख्या चाहेंगे वो बंद कर देंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं बंद कर देंगे। और माननीय न्यायपालिका द्वारा जो आदेश आया है, हम लोग भी आदेश देखेंगे कि कौन कौन से बिंदु लिए गए, कौन कौन से नहीं लिए गए, और माननीय न्यायपालिका के आदेश पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना हम लोगों को उचित नहीं लग रहा है। नहीं, अब आप लोग भी जो ये पेयरिंग जो है स्कूलों की, ये जो आदेश है, अब इसके खिलाफ क्या डबल बेंच में जाएंगे हाईकोर्ट के? कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं? नहीं, हमारी याचिका नहीं थी, तो सिंगल और डबल बेंच में जाने का कोई मतलब नहीं होता। हमारा संघर्ष कार्यक्रम है। हम अपनी बात विभाग के उच्चाधिकारी, हमारे माननीय मुखिया उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे, जिसके तहत हम लोगों ने प्रथम चरण में माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जितने जनप्रतिनिधि थे उनको हमने धरातल की वास्तविकता से अवगत कराया है। उसके बाद कल हमारा हैशटैग अभियान चला, 7 लाख से ऊपर
हैशटैग अभियान से हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारत सरकार को अवगत करा दिया गया है कि ये व्यवस्था जो है वो ग्रामीण स्तरों में जो दुर्गम क्षेत्रों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ अन्याय है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। और इसी क्रम में कल 8 तारीख को प्रदेश के 75 जनपद में विशाल धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें कल जिला मुख्यालय पर अभिभावक, रसोइया और शिक्षक ये सब अपनी आवाज़ उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। और अगर इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं होता है, हमारी बातों पर विचार नहीं किया जाता है, तो निश्चित रूप से हम लोग लखनऊ की ओर कूच करेंगे और वहाँ भी एक संघर्ष कार्यक्रम प्रस्तावित होगा। ये तो बच्चों की बात हो गई, जैसे जो अभिभावक हैं और छात्र हैं वो नहीं चाहते कि 2 से 3 किलोमीटर दूर जाएं, क्योंकि उनका विद्यालय पेयर कर दिया है, वो नहीं चाहते दूर जाएं, क्योंकि आगे भी देखा जाए खास तौर से बालिकाओं के लिए दिक्कत है। 2 से 3 किलोमीटर अगर वो जाएंगे तो अभिभावक की नज़र में भी उस तरह नहीं रहेंगे। और ये हाल तब है जब जंगली जानवरों का भी आतंक सीतापुर में लगातार बढ़ रहा है, आए दिन घटनाएँ भी होती हैं। इससे जो ये जो पेयरिंग की बात आ रही है, इससे जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक तैनात हैं, रसोइया जो है वो किस तरह से प्रभावित होंगे? देखिए, एक तो पेयरिंग का शब्द ही गलत है, वो नहीं समझ में आता। जब एक विद्यालय से बच्चे और स्टाफ उठा करके आप दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया, उसमें ताला डाल दिया, तो इस पेयरिंग का क्या मतलब? सरकार बोल रही कि अगली बार से हम प्री प्राइमरी की कक्षाएं चलाएंगे, बंद नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला है। नहीं, हम ये कहते हैं सरकार कक्षाएं चलाए, बहुत बढ़िया। मैं एक सवाल करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये सरकारी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी जा रही है। नेमा राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत अगर कहीं सरकारी विद्यालय है तो उसके 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर परिधि में कोई प्राइवेट संस्थान नहीं होगा, लेकिन बराबर उनको मान्यताएँ प्रदान की जा रही हैं। दूसरी विसंगति यह है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में 6 वर्ष का बच्चा ही प्रवेश ले सकता है और प्राइवेट संस्थानों में 3 वर्ष 4 वर्ष के प्रवेश। अगर प्री कक्षाएं संचालित करना है तो समानता लागू करो ना। समानता अगर लागू हो जाए, हमको भी नर्सरी के बच्चे को दाखिल करने का अधिकार मिल जाए, तो आज ये जो छात्रसंख्या का रोना है ये नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो ग्रामीण स्तरों के विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती हम लोगों के सामने थी, प्रायः देखा गया जब हम लोग सेवा में आए थे तो गांव में जब जाते थे तो गार्जियन कहता था लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, बालक यही हमारे परिवार का भविष्य, हम अपने बच्चों को भेजेंगे, बालिकाओं को, तो बालिकाएं शिक्षा से वंचित होती थीं। इस संदर्भ में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे समाज को शिक्षित करने के लिए जो बिल लेके आए, राइट टू एजुकेशन के शिक्षा सबका मूल अधिकार है, उसके तहत जब ग्रामीण 1 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय हमारे खुल गए तो निश्चित रूप से जो हमारी बालिकाएं थीं वो विद्यालय में आई और वो शिक्षित हुई और उसका रिजल्ट हमको मिला। आज हम गर्व के साथ कहते हैं हमारी बच्चियां जो हैं वो आगे निरंतर बढ़ने का काम करें। आज हमने भी यूट्यूब के आपके चैनल के माध्यम से सुना, उस दिन माननीय विधायक के वहाँ अभिभावक लोग आए थे, वो कह रहे थे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, घर बैठाना पसंद करेंगे। इसकी भी हम लोगों ने समीक्षा की कि जिन विद्यालयों में बच्चों को मर्ज किया गया, स्टाफ तो भाई हम लोग नौकर हैं, आप जहाँ भेजोगे मैं जाऊँगा, लेकिन अभिभावकों और बच्चों पर कोई सरकार का प्रेशर नहीं है। हमने जब देखा तो निश्चित रूप से आज 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन किसी विद्यालय में 2-4 बच्चे भले चले गए हों, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, कोई भी बच्चा विद्यालय में नहीं जा रहा है। और अभी सरकार एक तरफ कहती है कि परिषदीय विद्यालयों में के नामांकन घट रहा है। आज इतने बड़े पैमाने पर जब विद्यालय बंद किए गए तो ये बच्चे जब विद्यालय में नहीं, तो सरकारी हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं इसमें इस महीने के अंत में देखना इतनी ज़्यादा गिरावट आएगी जिसकी सरकार ने कल्पना नहीं की होगी। इससे रसोइया और अनुदेशक, शिक्षा मित्र, शिक्षक किस तरह प्रभावित होंगे? देखिए, जो लोग कहते हैं रसोइया प्रभावित नहीं होंगे, अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि एक परिसर में जब 2 विद्यालय थे, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल, इनको सरकार ने बड़ी सुगमता से कंपोजिट बना दिया और यही पहले कहा था कि इनकी सेवा नहीं प्रभावित होगी। और उसके बाद पिछले वर्ष एक फरमान आया कि जहां पर
अधिक हैं रसोइयाँ, मानक से अधिक, इनको तत्काल हटाया जाए। अब जब हटा दिया गया तो हमारा हर कंपोजिट विद्यालय से आए दिन IGRS होती है, अध्यापक हमारा दौड़ा दौड़ा घूमता है, अधिकारी की डांट फटकार खाता है, लेकिन जब जान रहे नियमानुसार हुआ है कि उस विद्यालय में मानक से अधिक रसोइयाँ नहीं रह सकते, तो यही हालात इसमें पैदा होंगे। अभी 2-4 महीने इसको ठंडा रखा जाएगा, उसके बाद धीरे से इनको, तो हमारा ये मानना है कि बहुत लंबे पैमाने पर हमारे जो रसोइया हैं ये बेरोज़गार हो जाएंगे और इनकी जीविका समाप्त हो जाएगी। जो 5,000 की आप बात कर रहे हो, ये भी कुछ हमारे समझ में बात नहीं आती है। पूछना चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि 5,000 विद्यालय जो है पेयर कर दिए जाएंगे, बंद नहीं करेंगे, वो बात की बात है, अगले साल से वो कोई भी कक्षाएं चलाएं, ये प्री प्राइमरी की चलाएं, कोई भी कक्षाएं। लेकिन 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कोई बड़ा जिला है कोई छोटा, कहीं विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे सीतापुर में काफ़ी ज़्यादा है, हरदोई, लखीमपुर, ये बड़े जिले यहाँ ज़्यादा हैं। तो सरकार 5,000 की बात कर रही है, केवल 5,000 ही ऐसे स्कूल हैं जिनमें छात्र संख्या 50 है, या आपको लगता है कि विपक्षी दल जो है 27,000 की बात कर रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो या पूर्व मंत्री जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि 27,000 स्कूल सरकार बंद करना चाहती है। देखिए, इसमें अगर 50 छात्र संख्या का आधार लिया जाएगा तो निश्चित रूप से संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें एथेंटिक संख्या, लेकिन 5,000 से तो कहीं ज़्यादा है। अगर 75 जनपद में 200 विद्यालयों का भी औसत रख लिया जाए तो 15,000 से ऊपर होता है, और इससे कहीं संख्या ज़्यादा है। अब आप देखिए, किसी विद्यालय में अगर 50 का मानक लिया गया है तो कुछ जनपद हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर 15 छात्र संख्या ली गई, किसी में 20 ली गई, किसी में 30 ली गई। भाई, अभी आपका पड़ोसी जनपद है उन्नाव में 30 छात्र वाले विद्यालय बंद किए गए हैं। तो अगर यही फार्मूला लागू होगा, अगर 50 से ऊपर, तो आप ये मान चलिए कि 10,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे। उससे रसोइयों की नौकरी पर भी संकट आएगा, 20,000 सीधे रसोइया बाहर हो जाएंगे। और अगर 20,000 विद्यालय बंद हुए तो 2 का औसत अगर मान लीजिए 40,000 रसोइया की सेवा समाप्त हो जाएगी। जो आप लोग कल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, विशाल प्रदेश व्यापी है ये, उसमें सबसे बड़ी मांग तो विद्यालयों की पेयरिंग के आदेश को वापस लेना है। इसके अलावा और कौन कौन सी मांगे शामिल रहेंगी? हमारी मांगे उसमें बहुत सारी हैं। अभी आपने देखा, एक समायोजन का पत्र जारी हुआ है। समायोजन में हमारे जो प्राइमरी विद्यालय थे, जिसमें 150 से कम छात्र थे, और उसमें हेडमास्टर को सरप्लस घोषित कर दिया और उनको ये ऑप्शन दे दिया कि आप जूनियर हाई स्कूल में अगर सहायक बनना चाहते हो तो आप चले जाइए। जबकि जूनियर हाई स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली जा रही थी। जूनियर हाई स्कूल हमारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर सीधी भर्ती नहीं होती, वहाँ पद जो है पदोन्नत से भरे जाते, प्रमोशन से भरे जाते। जब से वर्तमान सरकार आई है तब से एक भी पदोन्नति हमारे विभाग में नहीं हुई। अब जूनियर हाई स्कूल में विद्यालय अध्यापक विहीन होते चले जा रहे हैं। अब स्थिति ये थी कि इतनी स्थिति भयावह जूनियर हाई स्कूल में होने वाली थी, तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए कोई ये विकल्प निकाला कि हेडमास्टर को सहायक बना दी जाए, ताकि 2-4-5 साल ये विद्यालय हमारे संचालित हो जाएं। प्रमोशन हुए नहीं। यही हाल जूनियर हाई स्कूलों में किया। जूनियर हाई स्कूल में 100 से नीचे अगर छात्र संख्या है और हेडमास्टर पोस्ट है तो उसको वहाँ से सरप्लस घोषित कर दिया। हमारा सवाल ये है, अगर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं उसको भी मुखिया की आवश्यकता होती है, और किसी परिवार में अगर 4 सदस्य हैं उसको भी मुखिया की आवश्यकता है। तो विद्यालयों को हेडमास्टर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे विभाग के उच्च अधिकारी और हमारा तो ये बार बार ये कहना है कि जब सब कुछ ऑनलाइन है, अभी मैं समाचार एक सोशल मीडिया में पढ़ रहा था कि न्यायपालिका में ये दिखाया गया कि 18 या इससे ऊपर विद्यालय ऐसे थे जहाँ पर बच्चे नहीं थे, अध्यापक पोस्ट थे, उन्हीं को आधार बनाया गया। उन्हीं को आधार बनाया था। हमारा इसमें सवाल ये है कि अध्यापक अपने आप नहीं पोस्ट होता, अध्यापक को किसी न किसी अधिकारी ने पोस्ट किया होगा। सब डाटा ऑनलाइन है, तो हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया हो कि इनको पोस्ट करने वाला कौन था। जब बच्चे नहीं थे तो अध्यापक की पोस्टिंग कैसे हुई? ठीक है, हमारा ये मानना है कि सब कुछ ऑनलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये डाटे को ऑनलाइन देखना चाहिए कि अगर किसी विद्यालय में 25-30 छात्र संख्या है और वहाँ पर 4-4, 5-5 तैनात हैं,
और किसी विद्यालय में 150 की छात्र संख्या है, वहाँ पर एक अध्यापक तैनात है, तो ये विसंगति का जिम्मेदार कौन है? अगर इस विसंगति की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिक्स कर दें, तो ये कल सारी विसंगतियां समाप्त हो जाएंगी। आपका जो है कल धरना प्रदर्शन जब हो जाएगा, उसके बाद भी सरकार ने अगर आपकी मांगें नहीं मानी, तो क्या आप जो छात्रों के हित में, रसोइयों के हित में, अपने साथियों के हित में, शिक्षक संगठन भी कोई प्लान बना रहा है कि वो भी हाई कोर्ट की डबल बेंच में एक रिट दायर करें पेयरिंग के खिलाफ? नहीं, हम लोग जो है अपने, चूँकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे सरकार के लोग हैं, हम लोग उनसे संपर्क करेंगे और वास्तव की जो धरातल की स्थिति है उसको हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है और इस विभाग को कौन कौन से लोग पटरी से उतार करके इसको नष्ट करना चाहते हैं। हम लोग उन तक हकीकत पहुंचाने का काम करेंगे। हमें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और जो हमारे ग्रामीण स्तर अंचलों में जो विद्यालय संचालित हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, वो निश्चित रूप से विचार करेगी और ये हम लोगों के आक्रोश और विरोध का मुद्दा नहीं है। इसमें ग्रामीण अंचलों पर सरकार के प्रति बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है, जिसका फीडबैक माननीय विधायक, सांसद ये सभी लोग दे रहे होंगे। जिनके बच्चे आज शिक्षा से वंचित हो जाएंगे वो सरकार के गुणगान नहीं करेंगे। जिन रसोइयों की नौकरी चली जाएगी उसका भी कोपभाजन सरकार को ही झेलना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से, और ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी सरकार हो वो जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। सत्र भी चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही, वो अभिभावक हाईकोर्ट दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। नहीं, दुर्भाग्य ये अभिभावक हाईकोर्ट नहीं दौड़ रहे हैं कि जो ये इस समय जो समय चुना ये निश्चित रूप से बहुत गलत है। अगर इस समय तो हम लोगों की पूरी ऊर्जा विद्यालय में बच्चों के प्रवेश में और बच्चों को विद्यालय लाने में, उनकी व्यवस्था ठीक करने में होनी चाहिए थी, लेकिन जब से विद्यालय संचालित हुए हैं उसी दिन से ये फरमान जारी हो गया है कि 1 जुलाई से बीओ लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपको 1 जुलाई से फला विद्यालय में जाना है, आपको विद्यालय में फला विद्यालय में जाना है। तो पूरे विभाग में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई, जो कहीं न कहीं शिक्षा हित में ठीक नहीं है। अगर इस तरीके कोई कार्रवाई करनी ही थी तो कम से कम उधर जब सत्र समाप्त हो रहा था ताकि उसका निस्तारण अब तक हो गया होता। जो भी स्थिति होती, आज जुलाई में जो ऊर्जा हमारे विद्यालय में छात्रों में लगनी चाहिए थी वो इस माध्यमों में खर्च हो रही, जो शिक्षा हित में ठीक नहीं है। एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, जब ये आदेश 16 जून को सरकार लाई थी कि बेसिक स्कूलों की पेयरिंग की जाएगी, सभी बीएसएस से डाटा मांगा गया था कि आपके यहाँ 50 से कम छात्र संख्या कितनी है। उन्नाव में दूसरा मानक बनाया गया, जैसा कि आपने बताया। आप लोगों से कोई फीडबैक लिया गया अगर बेसिक स्कूलों की पेयरिंग की जाए? आप लोगों की क्या कोई राय ली गई विभागीय अधिकारियों द्वारा या डायरेक्ट एक आदेश आ गया? नहीं, वो जमाना तो अब चले गए। पहले जो है बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक होती थी प्रतिवर्ष, उसमें हमारे प्रांतीय नेतृत्व के अध्यक्ष उसमें होते थे। जो शिक्षा हित में तय होता था वो लागू होता था। अब तो परिषद की बैठक ही नहीं होती है और जनपद स्तर में भी कोई इस तरीके के पॉलिसी मैटर होते थे तो हम लोगों से सलाह ली जाती थी। अब इसका कोई मतलब नहीं बना। अब तो स्थिति ये हो गई, मैंने तो एक सवाल किया कि शासनादेश में न्यूनतम छात्र का कोई संख्या का उल्लेख है ही नहीं। आज स्थिति कोई भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदेश का प्रदेश के मुखिया से ये तय नहीं करा पाया कि हम न्यूनतम क्या संख्या माने। सब जिलों में अलग अलग है, सब जिले, उसमें कोई संख्या नहीं। आप पूछिए कोई अधिकारी, वो कह रहा है कि हम 70 वाला भी बंद कर देंगे, हम 90 वाला भी बंद कर सकते हैं, हम 15 वाला भी नहीं बंद करेंगे। तो ये जो विसंगति है कि हम लोग कभी कभी अपने को बड़ा ठगा महसूस करते हैं कि हम लोग इस विभाग में नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर कोई नियम कानून है ही नहीं। हम लोग मर्सी पर हो गए। आज अधिकारियों की ये स्थिति है, 55 वाला विद्यालय भी सेफ नहीं है, 70 वाला भी सेफ नहीं है और 15-20 वाला तो सेफ नहीं है। मैंने देखा कि हमारी भी शाम को प्रदेश के कई जनपदों से बात हुई
मैं पता लगाता हूं कि भाई आपके ज़िले में क्या हुआ, आपके ज़िले में क्या हुआ, तो हर जनपद में कोई एक जैसा मानक प्रदेश में हुआ ही नहीं। हमको माननीय पालिका से ये उम्मीद थी कि हो सकता है कोई गाइडलाइन ही बन के आए। अभी हम इसका आदेश की वो करेंगे कि हो सकता है कोई निर्देश उसमें गाइडलाइन दी गई हो कि इतनी छात्र संख्या ली जाएगी, क्या इसका वो होगा, व्यवस्था बनेगी। लेकिन सरकार द्वारा जो शासनादेश निर्गत किया है उसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, जिससे पूरे शिक्षा विभाग में हमारे जो अध्यापक हैं उसमें सब में भ्रम की स्थिति बनी हुई कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। तो अब ऐसी स्थिति में पॉलिसी साफ हो, कोई ठोस निर्णय हो, इसलिए संघर्ष के मार्ग में जाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता हम लोगों के आगे नहीं बचा है। निश्चित रूप से अपने छात्रों के हित के लिए, अपने शिक्षक समाज के हित के लिए, परिषदीय विद्यालयों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने संघर्ष का ऐलान किया है और निश्चित रूप से हम लोग इसे निर्णायक स्तर पर ले जाकर न्याय दिलाने का काम कराएंगे। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट का जो आज आदेश आया है बेसिक स्कूलों की पेयरिंग को लेकर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने फैसला सुनाया है और यह जो फैसला है सरकार के पक्ष में दिया है। कोर्ट का मानना है कि जो बेसिक स्कूल की पेयरिंग का आदेश है वो सरकार ने सही निर्णय लिया है। जैसा कि सरकार ने अपने पक्ष में कहा था कि हमने जो है उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ऐसा निर्णय लिया है। फिलहाल उसके बाद उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का 8 तारीख को, जो 8 जुलाई को यानी कि कल धरना प्रदर्शन है वो प्रदेश व्यापी होने वाला है। बीएसए कार्यालय पर सभी पदाधिकारी एकत्र होंगे सभी 75 जिलों में और जो बेसिक स्कूलों की पेयरिंग का आदेश है उसको वापस लिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे। फिलहाल रविंद्र दीक्षित जिसे हमारी बात हुई, जो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के सीतापुर जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका ये मानना है कि हो सकता है कोर्ट ने कोई गाइडलाइन बनाई हो, लेकिन जो विद्यालय की जो पेयरिंग का आदेश है उसको लेकर वो छात्र हित में और अभिभावक हित में आप सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे और इसके बाद भी बात नहीं बनी तो लखनऊ में भी जो है विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा।